हमारा अगला टॉपिक है सीमेंट। सीमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकाने वाला या जोड़ने वाला। और सीमेंट का उपयोग कहाँ होता है आप लोग जानते हो। सीमेंट को सबसे पहले बनाया था जोसेफ आस्पर्डिन ने। और ये जो सीमेंट है इसकी कठोरता पोर्टलैंड में पाए जाने, पोर्टलैंड नाम की कोई जगह है, वहाँ पाए जाने वाले चूना पत्थरों के समान था। इसलिए सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो सीमेंट कोई रासायनिक यौगिक नहीं है, क्योंकि सीमेंट कई रासायनिक यौगिकों का मिश्रण है, जैसे कैल्शियम के सिलिकेट तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। इसलिए इसका कोई ना तो निश्चित रासायनिक संगठन होता है और ना कोई इसके रासायनिक सूत्र होता है। तो ये कोई रासायनिक यौगिक नहीं है, इसलिए इसके गुणधर्म भी निश्चित नहीं होते। जैसे कि सीमेंट का गलनांक निश्चित नहीं होता। ठीक है। सीमेंट में पाए जाने वाले पदार्थों के कुछ प्रतिशत संगठन दिया गया है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये सीमेंट में होता है 61 से 65%। सिलिका SiO2 ये होता है 20 से 25%। सिलिका आप लोग जानते होंगे रेत को बोलते हैं। एल्यूमिनियम Al2O3 ये होता है 5 से 10%। वैसे ही मैग्नीशिया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ये होता है 2 से 3%। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 ये होता है 1 से 2-3%। तो ये सब मिट्टी में पाए जाते हैं। जब ये सभी को मिलाकर पीसकर पाउडर बना लिया जाता है तब इसको बोलते हैं हम लोग सीमेंट। और जब इसको जल के संपर्क में लाते हैं तो ये कठोर हो जाता है, कठोर होकर जम जाता है एकदम। तो आप लोग देखे होंगे सीमेंट में जब पानी मिलाते हो तो एकदम जम जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं सीमेंट के निर्माण किसे किया जाता है, इसके लिए कौन कौन से प्रक्रिया अपनाया जाता है। तो सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में लिया जाता है चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और चिकनी मिट्टी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्ले। तो चिकनी मिट्टी साथ ही साथ लिया जाता है जिप्सम। तो ये 3 प्रकार के पदार्थ हो गए, एक कच्चे पदार्थ है, चिकनी मिट्टी और जिप्सम। तो जो चिकनी मिट्टी है उसको क्यों लिया जाता है? तो चिकनी मिट्टी को इसलिए लिया जाता है क्योंकि चिकनी मिट्टी में एल्युमिनियम, सिलिकॉन और आयरन के ऑक्साइड अधिक मात्रा में होते हैं और इसे चूने पत्थर के साथ मिलाकर सीमेंट बना दिया जाता है। तो सीमेंट बनाने के 3 आगे जो चरण हैं उसको पढ़ते हैं। तो सीमेंट किससे किससे बनता है आप लोग समझ गए होंगे, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम। तो सबसे पहले सीमेंट बनाने के लिए 3 भाग चूना पत्थर और 1 भाग चिकनी मिट्टी। ठीक है। 3 भाग चूना पत्थर और 1 भाग चिकनी मिट्टी के मिश्रण को पीस लिया जाता है और पीस कर उसको भट्ठी में गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो तापमान रहता है 1100 से 1800 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक है। तो 1100 के तापमान में कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है। 1100 के तापमान में कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है। यहाँ पे देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट गया और क्या बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से क्रिया करेगा, एल्यूमिनियम से क्रिया करेगा और सिलिकेट, एल्यूमिनेट आदि बनाएगा। ठीक है। तो ये तापमान कब होता है, जब कौन से तापमान में होता है, तो 1100 डिग्री सेल्सियस में। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये आगे मिट्टी में उपस्थित अन्य प्रकार के ऑक्साइड से क्रिया करते हैं। ये दूसरे स्टेप में होता है। देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये अब 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस के तापमान में मिट्टी में उपस्थित सिलिकेट से क्रिया कर लेता है और बना देता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। और सिलिकेट से और क्रिया करके कितने बना देते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। यहाँ पे 3 कैल्शियम ऑक्साइड है तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है। यहाँ पे देखो 3 कैल्शियम ऑक्साइड है। साथ ही साथ एल्यूमिनियम से क्रिया कर लेता है और बना देता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, आप लोग देख लिए। और साथ ही साथ एक साथ क्रिया कर लेते हैं जब एल्यूमिनियम से और आयरन ऑक्साइड से, तो बना देता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ठीक है। तो ये सब होता है 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच, और 1500 से ऊपर के बीच में होता है ये अंतिम वाला क्रिया जिसमें बनता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। तो ये सब याद रखना है भाई, ज़रूरी है कि 1100 डिग्री सेल्सियस के तापमान में चूना पत्थर टूट जाता है और बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड
और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कैल्शियम ऑक्साइड मिट्टी में उपस्थित जो सिलिका है, एल्यूमिना है, आयरन ऑक्साइड है, उससे क्रिया कर लेते हैं, ठीक है, और बनाते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनो फेराइट आदि बनाते हैं। अब ये सब आपस में क्रिया कर लिया तो भट्ठी से प्राप्त सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण, अब ये पूरा मिश्रण बन गया। देखो कैल्शियम सिलिकेट भी है, कैल्शियम एल्यूमिनेट भी है, तो ये पूरा जो मिश्रण है ये अब पाउडर के रूप में नहीं रहता, बल्कि छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में, गोली के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, छोटे छोटे गोल गोल कंकड़ों के रूप में, गोली के रूप में प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं क्लिंकर। याद रखना भैया, इसको बोलते हैं क्लिंकर। ये देखो, ये छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में मिलता है, गोली के रूप में। ये मिश्रण होता है, वो किसके मिश्रण, अभी पढ़े हम लोग, जो सिलिकेट बना, एल्यूमिनेट बना, उसके मिश्रण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिंकर। इसको बोला जाता है क्लिंकर। लेकिन आप लोग देखे होंगे जो सीमेंट है उसमें तो ऐसा नहीं रहता, सीमेंट तो एकदम बारीक पाउडर के जैसा रहता है। तो इसके लिए क्लिंकर को ठंडा किया जाता है, क्योंकि क्लिंकर तो बहुत ज़्यादा तापमान में था, लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस के तापमान में था वो। तो उतना ज़्यादा तापमान रहता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा ठंडे करने दिया जाता है। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तब उसमें जिप्सम मिला दिया जाता है, 2 से 3% जिप्सम मिला दिया जाता है, और फिर उसको बारीक पीस लिया जाता है। बारीक पीस कर जो भी प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं सीमेंट, ठीक है। बारीक पीस कर उसको पैक कर दिया जाता है। तो देख सकते हैं भैया हम लोग ये चित्र में, तो चित्र में देखो ये चिमनी है, ये कच्चा पदार्थ, यहाँ से कच्चा पदार्थ डाला जाता है। 3 भाग चूना पत्थर, 1 भाग कच्ची मिट्टी, चिकनी मिट्टी, और फिर ये गर्म होता है। अब गर्म होता है तो ये क्रिया करता है और नीचे गिरता है। नीचे गिरता है तो इसको शीतकारक रूप में ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा करने के बाद यहाँ पे जिप्सम मिला दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार सीमेंट का निर्माण होता है। अब सीमेंट का जमना, सीमेंट निर्माण के क्रियाविधि को यहाँ पे दिखाया भी गया है। सबसे पहले लिया गया चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, तो 3 भाग चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, इसको पीसा गया और कहाँ मिला दिया, घुर्नी भट्ठी। देखो ये घुर्नी भट्टी मिला, चित्र में घुर्नी भट्टी, वहाँ डाल दिया, घुर्नी भट्टी में डाल दिया तो इसको क्या कर दिया गया, गर्म कर दिया, गर्म वायु वहाँ फैल गया, पूरा गर्म हो गया तो वो किसके रूप में प्राप्त हुआ, क्लिंकर के रूप में, ठीक है। मतलब छोटे छोटे गोले कंकड़ों के रूप में प्राप्त हो, जिसे क्लिंकर बोलते हैं। उसको ठंडा कर दिया गया। देखो ठंडा कर दिया गया। शीतकारक में क्या करते हैं, ठंडा करके उसमें 2-3% जिप्सम मिला दिया। अब 2-3% जिप्सम मिलाकर उसे बाल मिल में ले जाकर पीसा गया, और पीसा गया तो हमें क्या प्राप्त होता है, सीमेंट, ठीक है। अब सीमेंट का जमना देखते हैं। तो आप लोग देखे होंगे सीमेंट को रेत और पानी के साथ मिलाकर अगर छोड़ दिया जाता है तो पत्थर के समान कठोर हो जाता है, ठीक है। तो सीमेंट के जमने की गति को धीमा करने के लिए उसमें हम लोग जिप्सम मिला देते हैं। आप लोग देखे होंगे 2-3% जिप्सम मिलाते हैं। 2-3% जिप्सम क्यों मिलाते हैं, क्योंकि जो सीमेंट की जमने की गति है उसको जिप्सम धीमा कर देते हैं। अगर जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो सीमेंट एकदम जल्दी से ठोस हो जाएगा, जम जाएगा। इसलिए उसके जमने की गति को धीमा करने के लिए उसमें 2-3% जिप्सम मिला दिया जाता है। तो आजकल भी सीमेंट की मांग तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रहा है। तो सीमेंट की लागत को कम करने के लिए, लागत कम करेंगे तो सीमेंट का मूल्य भी कम होगा। तो उसके लागत को कम करने के लिए जो उद्योग से हमें फ्लाई ऐश मिलता है, फ्लाई ऐश मतलब उड़ता हुआ राख, उससे भी सीमेंट बनाया जाता है। कई देशों में धान के जो भूसे होते हैं, राख होते हैं, उसका भी उपयोग सीमेंट बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होता है। अब छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग, तो छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग है रायपुर में, बिलासपुर में, बलौदाबाजार में। अगला टॉपिक है कांच। कांच कई प्रकार के होते हैं और हम लोग उपयोग भी किए हैं कई प्रकार के कांच, ठीक है। तो कांच सिलिका और धातु सिलिकेटों का मिश्रण है। सिलिका मतलब रेत और धातु सिलिकेटों का मिश्रण। धातु सिलिकेट कौन कौन से भी देखेंगे हम लोग। तो कांच किसे कहते हैं, तो कांच यह एक क्या है, अक्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय पदार्थ है। साथ ही साथ ये कठोर होता है, भंगुर होता है, टूटने पर ये टूट जाता है, मतलब मारने पीटने पर ये फैलता नहीं है बल्कि टूट जाता है, इसको बोलते हैं भंगुर। और साथ ही साथ पारदर्शी होता है, आभासी ठोस होता है। तो कांच है वो हमें ठोस लगता है लेकिन वो वास्तव में ठोस नहीं है, आभासी ठोस कहलाते हैं। तो वास्तव में कांच को देखा जाए तो ये एक अति शीतलित द्रव है, ऐसा द्रव है जिसको अत्यधिक ठंडा कर दिया गया है,
इसलिए बोलते हैं इसको अति शीतलित द्रव, जिसमें बहने का गुण होते हुए भी हमें ठोस दिखाई देता है। ठीक है, तो कांच क्या है? कांच एक आभासी ठोस है, भंगुर होता है, पारदर्शी होता है, अक्रिस्टलीय है, कठोर है। ये सब आप लोग को याद रखना है। और ये कांच का रासायनिक, जो कांच का सामान्य सूत्र है उसको आप लोग को याद रखना ही है। इसमें क्या दिया है? XR2O। तो यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग, R क्या है, YMO, एम क्या है, 6SiO2। तो इसका पूरा सूत्र हो गया XR2O, YMO और 6SiO2। तो यहाँ पे R एक संयोजी धातु, क्षार धातु है। एक संयोजी मतलब जिसका संयोजकता एक होता है, जैसे सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, 2, 8, 1। संयोजकता कितना हुआ? 1। पोटेशियम, पोटेशियम का 19, इसका भी परमाणु क्रमांक कितना होगा? 2, 8, 8, 1। मतलब संयोजकता कितना? 1। तो ये एका संयोजी धातु है कोई भी, या तो सोडियम या तो पोटेशियम। किसके जगह में? आर की जगह में। वैसे ही है एम। तो एम है द्विसंयोजी धातु। द्विसंयोजी धातु मतलब जिसकी संयोजकता 2 है, जैसे बेरियम, कैल्शियम, लेड, जिंक आदि। और एक्स और वाई है, यह इस अणुओं की संख्या है। एक्स के बदला में 1, 2, 3, वाई के बदला में भी 1, 2, 3 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है? SiO2, तो ये सिलिकेट है। तो इस प्रकार कांच का सामान्य सूत्र हुआ XR2O, YMO, 6SiO2। जहाँ R क्या है? एकल संयोजी धातु है, क्षार धातु है। और जो M है वो है द्विसंयोजी धातु है। ठीक है, अब कांच का उत्पादन कैसे किया जाता है? तो कांच के उत्पादन में विभिन्न पदार्थ का उपयोग होता है और इसको आप लोग को याद रखना है। कांच के उत्पादन में सबसे पहले चाहिए हमें सिलिका। तो सिलिका को किसके रूप में लेते हैं? रेत के रूप में। ठीक है, आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कि रेत से कांच बन सकता है। साथ ही साथ और क्या चाहिए हमें? क्षार धातु चाहिए। तो क्षार धातु के रूप में क्या लिया जाता है? सोडियम कार्बोनेट या कार्बन निर्मित मिश्रित साल्ट केक। या तो सोडियम कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3। या क्या ले लिया? सॉल्ट केक। सॉल्ट केक मतलब Na2SO3, सोडियम सल्फेट और कार्बन मतलब +C, इसके मिश्रण को बोलते हैं सॉल्ट केक। या हम लोग उसके बदले में ले लिए पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में। तो ये तीनों में से कोई भी एक को लेंगे, या तो सोडियम कार्बोनेट, या तो पोटेशियम कार्बोनेट, या तो मिश्रित सॉल्ट केक। कोई एक चीज़ हमें चाहिए ही। और उसके बाद चाहिए द्विसंयोजक धातु। तो द्विसंयोजक धातु के रूप में क्या चाहिए? कैल्शियम। तो कैल्शियम किससे मिलेगा? चूने पत्थर के रूप में। या लेड किससे मिलेगा? लिथार्ज से, जिसको हम लोग सिंदूर से ही मिलते हैं, Pb3O4। ठीक है, तो ये कोई भी एक ले लेंगे, या तो हम लोग कैल्शियम के रूप में लेंगे या तो लेड के रूप में लेंगे। अगर कैल्शियम के रूप में लेते हैं द्विसंयोजक धातु को तो चूने का पत्थर लेना पड़ेगा, और अगर लेड लेते हैं तो लिथार्ज या सिंदूर लेना पड़ेगा। ठीक है, और उस कांच में जो ये सिलिका डाल रहे हैं, क्षार धातु डाल रहे हैं, द्विसंयोजक धातु डाल रहे हैं, इसके कारण उसका रंग हो जाता है। तो रंग को उड़ाने के लिए कोई विरंजक भी चाहिए। विरंजक मतलब ऑक्सीकारक पदार्थ। तो ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में लेते हैं मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड नहीं है तो पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट, इन तीनों में से कोई भी एक। और उसके बाद चाहिए हमें कलेट। कलेट मतलब कांच के टूटे हुए टुकड़े। और 5वां नंबर में हमें चाहिए रंग प्रदान करने वाले यौगिक। तो कांच को हमें कोई रंग तो देना है, तो निश्चित रंग देने के लिए निश्चित यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो 5 चीज़ चाहिए। सबसे पहला क्या चाहिए? सिलिका। दूसरा क्या चाहिए? क्षार धातु, सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट। तीसरा क्या चाहिए? द्विसंयोजक धातु। तो द्विसंयोजक धातु के रूप में चूने के पत्थर या सिंदूर। या और तीसरा हमें क्या चाहिए? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक मतलब रंग उड़ाने वाले पदार्थ है, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड या पोटेशियम नाइट्रेट। और चाहिए हमें कलेट। कलेट कांच के टूटे हुए टुकड़े को बोलते हैं, ये गालक के काम करते हैं। रंग प्रदान करने वाले पदार्थ डालना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन से पदार्थ रंग प्रदान करते हैं? ये पेपर में अक्सर आते रहते हैं। तो कांच को रंग प्रदान करने के लिए कुछ रासायनिक यौगिकों को मिलाया जाता है, जिससे कांच को विशेष रंग होता है। देखे होंगे आप लोग, हरे रंग के कांच, पीले रंग के कांच, लाल रंग के कांच देखे होंगे। तो ये सब रंग है, तो उसमें रंग प्रदान करने के लिए रासायनिक यौगिक मिलाया जाता है। तो ये पेपर में पूछते ही रहता है हर साल। ठीक है, आप लोग को याद रखना अच्छा है। जैसे कांच को हरा रंग प्रदान करने के लिए कौन से यौगिक को मिलाते हैं? तो कांच को हरा रंग मिलाने के लिए क्रोमियम ऑक्साइड, पीला रंग के लिए कैडमियम सल्फाइड, लाल के लिए कॉपर ऑक्साइड,
बैगनी मैग्नीज ऑक्साइड, नीला कोबाल्ट ऑक्साइड। तो ये टेबल याद होना चाहिए भाई सबको, क्योंकि ये अक्सर पेपर में हर साल पूछते है, कम से कम एक पूछेगा ही। अब देखते हैं कांच बनाने की विधि। तो कांच बनाने के लिए सबसे पहले साधारण कांच या सोडा कांच बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है। क्या क्या आवश्यक पदार्थ है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम। तो ये सोडियम है, एकल संयोजी क्षार धातु। उसके बाद क्या ले लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या मिलेगा? कैल्शियम, जो द्विसंयोजी धातु है। और साथ ही साथ क्या मिला दिया जाता है? रेत। तो ये तीनों को मिला दिया जाता है और बारीक पीस दिया जाता है। और बारीक पीस कर इसमें क्या मिला दिया जाता है? कलेट। कलेट मतलब टूटे हुए कांच, ठीक है। तो ये टूटे हुए कांच के टुकड़े गालक का काम करते हैं। इस प्रकार ये मिश्रण बन गया। किसका किसका मिश्रण? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और रेत और कलेट। ये चारों के मिश्रण को एक साथ बोल देते हैं बेच। बेच बोलते हैं, ठीक है। इस मिश्रण को टैंक भट्टी में लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। देखो, 1400 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक गर्म करते हैं। तो जो सोडियम कार्बोनेट हम लोग मिलाएं वो रेत से क्रिया कर लेता है। रेत मतलब सिलिका से, SiO2 से, और बना लेते हैं सोडियम सिलिकेट। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर भी सिलिका से क्रिया कर लेता है और बनाता है कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो सोडियम सिलिकेट है, कैल्शियम सिलिकेट है, ये दोनों भी सिलिका से क्रिया कर लेते हैं और बना देते हैं कांच का सूत्र। देखो, कांच का सूत्र R2O था, R के बदले में क्या आ गया? N आ गया। MO था, M के बदले में कौन आ गया? Ca। और 6SiO2 मतलब Na2O CaO 6SiO2। ये कांच इस प्रकार बन जाते हैं। कांच तो पिघली हुई अवस्था में अभी, तो इस पिघले हुए कांच से अनुभवी कारीगर ब्लोअर या फूकनी की सहायता से इच्छित आकार की वस्तुएं बनाते हैं, ठीक है। तो जो पिघले हुए कांच है उसको सांचे में डाल दिया जाता है और सांचे में डाल कर उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। अगर इसको अचानक से ठंडा कर दिया जाए तो कांच टूट सकता है, इसलिए इसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया को बोलते हैं तपानुशीतन। याद रखना भी, तपानुशीतन अचानक से ठंडा नहीं कर सकते। तो इसका भी दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद चूना पत्थर, उसके बाद कलेट, उसके बाद रेत। ये चारों का मिश्रण क्या कहलाएगा? बैच कहलाएगा। इसको हम लोग डाल देते हैं टैंक भट्टी में। टैंक भट्टी का तापमान कितना? 1400 डिग्री सेल्सियस। 1400 डिग्री सेल्सियस में कौन कौन सी क्रिया होगा? तो ये सब सिलिकेट से क्रिया करेगा। जो सोडियम कार्बोनेट है और जो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर है, ये सब सिलिका से क्रिया करता है और सिलिकेट बना देते हैं। लास्ट टाइम में ये पूरा कांच का सूत्र बन जाता है। इसको आप लोग को याद रखना है सूत्र को। और उसके बाद उसके पिघले हुए कांच को हम लोग किस में? फूकनी से आकार देते हैं। फूकनी मतलब हवा दे दे के उसको ठंडा कर दे धीरे धीरे। तो ये तपानुशीतन क्रिया होते हैं और कांच की तैयार वस्तु हमें मिलता है, ठीक है। तो ये टैंक भट्टी के निर्माण का चित्र, इसको आप लोग बना बना देख लेना, पेपर में बनाना पड़ सकता है। तो बीच में देखो पिघला हुआ कांच दिया है, ये हमारा टैंक है। इधर वायु, ईंधन गैस यहाँ भेजा जाता है। गरम गरम वायु अंदर जाता है। तो गर्म गर्म वायु से जो बेच है, बेच रखा हुआ है, वो बेच क्या हो जाता है? पिघल जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस निकलते हैं उसको बाहर निकाली जाता है। तो एक तरफ से वायु अंदर प्रवेश करता है भट्टी में और दूसरी तरफ से वायु निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया कांच के निर्माण। अब कुछ सवाल भी दिया है, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो उसको हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, ठीक है। कांच निर्माण में कलेट का उपयोग क्यों किया जाता है, अभी पढ़े हम लोग। सीमेंट का गलनांक निश्चित क्यों नहीं होता, इसको भी पढ़े कि सीमेंट रासायनिक यौगिक है। अगला टॉपिक है साबुन तथा अपमार्जक। अपमार्जक को क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट्स। तो आप लोग देखे होंगे कपड़े में जो गंदगी है या कपड़े में जो मैल हो जाते हैं उसको साफ़ करने के लिए हम लोग अपमार्जक या साबुन का उपयोग करते हैं। तो ये क्यों साफ़ हो जाते हैं? ऐसे साबुन या डिटर्जेंट में कौन सी क्रिया या कौन से क्वालिटी पाया जाता है जिसके कारण साबुन से मैल साफ़ हो जाते हैं? तो इस क्रिया विधि को देखते हैं कि साबुन से अक्सर मैल कैसे निकल जाते हैं। तो हमारे शरीर में या हमारे कपड़ों में जो भी मैल होते हैं वो अक्सर किस कारण होते हैं? तेल के कारण, तेली होती है। पहले कपड़े में तेल लग जाते हैं, तेल के बाद उसमें क्या चिपक जाते हैं? धूल के कण आदि चिपक जाते हैं। तो ये जो तेल होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। इसलिए हम लोग जो कपड़े को, तेली कपड़े को या गंदगी कपड़े को पानी में धोते हैं बिना कोई साबुन के, तो जल्दी साफ़ नहीं होता, क्योंकि जो मैल तेल से हुआ है वो तो निकलेगा नहीं, क्योंकि तेल तो पानी में घुलता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं साबुन।
तो साबुन क्या है, तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है। सोडियम या पोटेशियम लवण, जैसे सूत्र दिया गया है RCOO, ठीक है। तो एम क्या है, या तो सोडियम होगा एम या तो पोटेशियम होगा। तो जब साबुन को जल में विलय करते हैं तो साबुन धातु आयन मतलब M+ और RCOO- आयन में विभक्त हो जाते हैं। देखो साबुन का सूत्र क्या है, RCOOM, इसको हम लोग पानी में घोल दिए तो ये अपने आयनों में टूट गया, M+ और RCOO-। अब M+ से हमें कोई काम नहीं है, ठीक है, हमें काम सिर्फ किससे है, RCOO-। तो RCOO- के भी दो भाग है, देखो एक R है, R को कौन सा श्रृंखला बोलते हैं, तो यह एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे, कक्षा 9 में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आर, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपाइन पढ़े होंगे आप लोग, इथाइन, ठीक है। तो ये सब इसके श्रृंखला है। आर मतलब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो कार्बोक्सिलेट आयन की पूंछ बनाता है, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन की पूंछ बनाएगा, नीचे चित्र हम देख सकते हैं आप लोग। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन COO-, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। और ये हमारे पास इसके पूंछ बन रहा है, ये पूंछ, ये है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मतलब आर है, तो इस प्रकार बन गया RCOO-। तो ये हमारे पास हो गया आयन। तो आयन के दो भाग हो गया, एक कौन सा आर और दूसरा कौन सा COO-। तो जो आर होते हैं, आर मतलब हाइड्रोकार्बन वाला भाग, वो हाइड्रोकार्बन वाला भाग ना तेल के अणु से जुड़ जाता है, ठीक है। तो तेल के अणु से जुड़ गया, कौन सा वाला भाग, पूंछ वाला भाग, क्योंकि आर क्या बनाता है, पूंछ बनाता है। और दूसरा जो COO- वाला भाग है वो जल से जुड़ जाता है, जो वो जल से जुड़ जाता है। तो देखो यहाँ पे तेल, एक पूंछ किधर जुड़ा है, तेल से, और सिर किधर जुड़ा है, नहीं पूंछ किससे जुड़ा है, तेल से, और जो सिर है मतलब COO- है, वो किससे जुड़ जाता है, जल से, मतलब जल में विलय हो जाता है। तो जब कपड़े को साबुन के घोल में डुबाया जाता है तो साबुन का ऋण आयन तेल के चारों ओर गोली आकार में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन सिरा वाला अंदर की ओर, देख सकते हो चित्र में, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला किधर जा रहा है, अंदर की ओर, और जो COO- वाला सिरा होता है वो बाहर की ओर कांटों की तरह निकला हुआ है, देख सकते हो भी कांटों की तरफ निकला रहता है, चित्र 6 नंबर, ठीक है। इस प्रकार साबुन के अणु मिश्रित रचना तैयार करते हैं। देख पहले जो तेल था वो नहीं घुल रहा था जल में, लेकिन अब एक सिरा किस में मिला हुआ है, तेल से, एक सिरा मिला हुआ है तेल से, ये बीच क्या है, तेल के कण है, इस तेल के कण की तरफ कौन जुड़ गया, ये पूंछ वाला हिस्सा जुड़ गया है, ठीक है। और इसके जो सिर वाला हिस्सा है, देखो सिर वाला हिस्सा, ये किधर जुड़ गया, जल से। अब ये जो तेल है ये जल में क्या हो गया, विलय हो गया, मतलब मिसेल बना लिए, मिश्रल जैसी से रचना बना ली है, ठीक है। तो मिश्रल के कण पानी में अब वितरित हो जाएंगे, पानी वितरित हो जाती है तो इस प्रकार एक कोलाइड बनता है। अब कोलाइड बन गया, पानी में घुल गया है तेल, तो पानी में तेल घुल गया तो अब पानी के साथ बहकर अलग हो जाएगा, इस प्रकार कपड़ा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो चित्र में अच्छा से दिखाया भी गया, देखो ये कपड़े का मैल है, कपड़े के मैल के साथ कौन चिपक गया, जो RCOO- था वो, RCOO- में आर क्या है, पूंछ है, ये किधर चिपका है, तेल की ओर, और जो COO- है वो किधर चिपका है, जल के साथ, और ये जल में घुल गया, जल में घुल गया मतलब मिसेल बन गया, ठीक है। तो जब तेल और पानी या दो अमिश्रणीय द्रव आपस में घुल जाते हैं तो उसको बोलते हैं मिसेल। जैसे तेल और पानी को हम लोग घोल भी सकते हैं, कई बार देखे होंगे तेल और पानी को गर्म करके घोला जाता है, गर्म कर देते तो घुल जाते हैं, ठीक है। तो ये बन गया मिसेल, और मिसेल के कारण जब पानी इसमें डाला जाता है तो ये पानी के साथ बहकर अलग हो जाता है और हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यह अध्याय खत्म होता है। और अपमार्जक, अपमार्जक क्या है, तो अपमार्जक क्या है, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के लवण होते हैं, ठीक है, सल्फोनिल अम्लों के लवण होते हैं। तो अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में किया जाता है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे।